हेलो दोस्तों, इंस्पायर क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स है, परंतु अभी लॉकडाउन के चलते केमिस्ट्री के अंतर्गत जो फिजिक्स का पार्ट आता है, जैसे कि हम बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री मतलब भौतिक रसायन। ये तो केमिस्ट्री लेकिन भौतिक से रिलेटेड है, और जो भौतिक रसायन है उस भौतिक रसायन के अंतर्गत एक चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। चैप्टर का छोटा सा नाम है और चैप्टर भी बहुत छोटा है, बट नंबर बहुत लेके चलता है। केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी, हिंदी में क्या बोला जाता है, रासायनिक बल गतिकी। और यह चैप्टर इस साल जो बोर्ड पेपर होने जा रहा है उसमें 5 नंबर का, आने वाले सत्र में शायद 4 या 5 नंबर का रहेगा, जिसमें हमने पढ़ रहे थे और हमारी 5 क्लासेस हो गई थी। 5 क्लासेस के बाद आज हमारा जो पार्ट चलेगा वो पार्ट नंबर 6 है। जो पार्ट नंबर 5 में हमने पढ़ा था उससे 2014 से लेकर 2020 तक ऐसा कोई साल नहीं है जब ट्यूशन नहीं है। मतलब हर साल उस पार्ट से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो वो जो पार्ट था उस पार्ट में हमने पढ़ा था प्रथम कोटि, और वही पार्ट आज हमारे चलेगा आगे। उसी फ्लो में अंतराल समीकरण, और अंतराल समीकरण के बाद हम पढ़ेंगे जो लास्ट 2014 से 2020 या 2011-12 से लेकर जितने भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रथम कोटि से रिलेटेड, उन सारे के सारे क्वेश्चंस को विद सत्र, मतलब कौन से सत्र में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो करते हैं आज की क्लास का शुभारंभ। और आज की क्लास के शुभारंभ के साथ चलते हैं हम। तो हमारा जो स्टार्टअप है वो स्टार्टअप होता है अंतराल समीकरण। जो लास्ट टॉपिक था, हमने लास्ट क्लास में जो छोड़ दिया था वो था अंतराल समीकरण। और अंतराल समीकरण किसे कहते हैं तो इसके बारे में मैंने आपको बहुत ही छोटा सा एक डेफिनेशन बताई होगी कि जब हम क्या करेंगे, किन्हीं दो टाइम, अंतराल का मतलब क्या होता है टाइम, किन्हीं भी दो टाइम्स को लेकर उनके बिटवीन क्या करते हैं समीकरण लगाते हैं या समीकरण ज्ञात करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं अंतराल समीकरण। देखते हैं क्या है अंतराल समीकरण का लॉजिक। तो चलिए, टॉपिक है जैसा कि आप सबको पता है, क्या टॉपिक रहेगा हमारा, अंतराल समीकरण। क्या बोलता है अंतराल समीकरण? देखो, प्रथम कोटि अभिक्रिया में एक चीज और बताना भूल गया, जो लास्ट क्लास थी उस लास्ट क्लास में प्रथम कोटि अभिक्रिया चल रही थी और उसकी समाकलित जो समीकरण लिखी गई थी, उस समाकलित समीकरण में हमने जो समीकरण 7 थी उस समीकरण 7 में छोटी सी मिस्टेक हो गई कि समीकरण 7 ऊपर k1t इज इक्वल टू 2.303 log 10 बेस पे r नोट अपॉन r लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था। अब जब मैंने इसको मॉडिफाई करके t लिखा था तो वहां पर 2.303 log 10 बेस पे r नोट अपॉन r लिखा, लेकिन यहाँ नीचे k1 लिखना भूल गया। तो ये जो नॉर्मल है मैथ्स है, मैथ्स आपको आनी चाहिए, तो नीचे k1 भी लिखना अनिवार्य है। तो उस वाले समीकरण में जो लास्ट क्लास थी उसमें इतना सा संशोधन है, उसे जरूर देख लेना। आज चलते हैं हम आगे। तो हमारे पास जो प्रथम कोटि अभिक्रिया है उस प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समीकरण आ गई k1, समाकलित जो समीकरण है इसी समीकरण से हम आज की अंतराल समीकरण निकालेंगे। तो समीकरण क्या थी, k1 इज इक्वल टू या t इज इक्वल टू क्या समीकरण थी 2.303 अपॉन k1 log 10 बेस पे r नोट अपॉन r। अब सपोज दैट हमें तो क्या दे दिया, r नोट क्या है, जहां मैं बता देता हूं आपको, जहां r नोट t बराबर 0 सेकेंड पर या 0 सेकेंड पर सांद्रता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, प्रारंभिक सांद्रता के नाम से हम
जानते हैं। लेकिन सपोज देखिए क्वेश्चन में प्रारंभिक सांद्रता ना देकर किन्हीं दो टाइम पर सांद्रता दे दी, तो मैं क्या लिखूंगा, माना T1 समय पर सांद्रता x1 है, T2 समय पर सांद्रता x2 है। तो इन दोनों के लिए जो समीकरण आएंगे, डिफरेंस इक्वेशन T2 माइनस T1, उसे ही हम क्या बोलते हैं, अंतराल समीकरण। और अंतराल समीकरण किसे बोलेंगे कि जब हम क्या करें, AC की प्रारंभिक सांद्रता उसमें ना हो। तो T1 क्या लिखूंगा मैं इस वाले समीकरण से, 2.303 अपॉन K1 लोग 10 बेस पे R नोट अपॉन सांद्रता कितनी लेनी मैंने, R1 ले लो या फिर X1 ले लो, जो भी आपको इच्छा, मैंने X1 ले लो, R1 चाहो तो R1 ले लो। फिर T2 पर मैंने कितनी ली है, 2.303 अपॉन K2 लोग 10 बेस पे R नोट अपॉन X2। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, दोनों समीकरणों को सोल्व करके हमें क्या करना है, अंतराल समीकरण फाइंड आउट करनी है। तो दो समीकरण मेरे पास आए, इन दोनों समीकरणों को हम सोल्व करते हैं और अंतराल समीकरण निकालते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, इक्वेशन पहले हमसे दूसरे या दूसरे हमसे पहले कोई से भी बता दो, लेकिन हम T2 माइनस T1 याद करने में हेल्प होती है। तो इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, दो में से एक को घटा दिया, दो में से एक को घटाने पर कितना आएगा, T2 माइनस T1 कितना आएगा, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, घटाने पर नॉर्मल क्या होगा, क्या लिखूंगा मैं, T2 माइनस T1, LHS में से LHS घट गया, बराबर 2.303 अपॉन K1, ये मैं समीकरण नंबर 2 लिख रहा हूँ, लोग 10 बेस पे R नोट अपॉन X2 माइनस 2.303 अपॉन K1 लोग 10 बेस पे R नोट अपॉन X1। ये हो गया। अब यहाँ से जैसा कि स्पष्टतः दिखाई दे रहा है, 2.303 2.303 कॉमन आ रहा है, 2.303 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो कितना हो जाएगा, T2 माइनस 2.303 अपॉन K1, 2.303 अपॉन K1, लोग अंदर कितना बच गया, लोग 10 बेस पे R नोट अपॉन X1 माइनस लोग 10 X2, 10 बेस पे R नोट अपॉन X1। अब जैसा कि पिछली क्लासों में आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, एक फॉर्मूला था कि लोग 10 बेस पे a माइनस लोग 10 बेस पे b बराबर लोग 10 बेस पे a अपॉन b। जब माइनस होता है तो a अपॉन b लिख देते हैं। तो यहाँ भी वही काम किया जाएगा, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 लोग 10 बेस पे R नोट अपॉन X2 अपॉन R नोट अपॉन X1, A और B, तो A अपॉन B, इनको वही बिग ब्रैकेट में, क्यों, क्योंकि सांद्रताएं हैं और ऊपर वाले से ऊपर वाला कट गया, R नोट से R नोट कट गया, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 log 10 बेस पे ये X1 ऊपर चल जाएगा, X1 अपॉन X2। ये जो समीकरण है, इस समीकरण को ही किस नाम से जाना जाता है, अंतराल समीकरण। तो हम क्या लिखेंगे, जो समीकरण है, इस समीकरण को, समीकरण 3 को अंतराल समीकरण कहते हैं। समीकरण जो 3 है उसे ही क्या बोलते हैं हम, अंतराल समीकरण। तो हमारे सीधा सा यदि आपसे पूछा जाए अंतराल समीकरण किसे कहते हैं, वैसे नहीं पूछेंगे किसे कहते हैं, तो डेफिनेशन क्या लिखूंगा मैं अंतराल समीकरण की,
नॉर्मल बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन लिखी जाएगी? जब प्रारंभिक सांद्रता न देकर किन्हीं दो समय पर सांद्रता दी जाती है तो प्राप्त प्रथम कोटि की समीकरण क्या कहलाती है? अंतराल समीकरण कहलाती है। ये थी समीकरण नंबर 3, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? अंतराल समीकरण के नाम से जानते हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा कि अंतराल समीकरण क्या है और अंतराल समीकरण किसे कहते हैं। तो आपने भलीभांति देख लिया कि अंतराल समीकरण किसे कहते हैं और अंतराल समीकरण क्या है। इसी के साथ अब हम चलते हैं विस्तार पूर्वक चर्चा करने आगे। ये था हमारे अंतराल समीकरण, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई निकालते हैं। जैसा कि हम पहले भी निकाल चुके हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक की जो इकाई होती है वो कितनी होती है? सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ भी कितनी आएगी? सेकेंड इनवर्स। लेकिन अब जो डेरिवेशन था प्रथम कोटि अलग से पढ़ रहे थे तो उसको पूरा पढ़ना है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई कैसे लिखूंगा मैं? समाकलित समीकरण K1T इज इक्वल टू 2.303 log 10 रेज़ पे r0 अपॉन r। अब जैसा कि मुझे तो एक चीज स्पष्ट दिखाई दे रही, क्या है? संख्या कोई मात्रक नहीं, सांद्रता बटे सांद्रता कैंसिल, मात्रक नहीं है, मतलब मैं क्या लिखूंगा? K1T बराबर क्या है? मात्रक है। तो मैं क्या लिखूंगा? K1 की इकाई बराबर कितना हो जाएगा? मात्रक बटे T की इकाई। और T की जो इकाई होती है वो कितनी होती है? सेकेंड। तो इसको हम मॉडिफाई करते हैं तो K1 की जो इकाई आएगी वो कितनी आएगी? सेकेंड इनवर्स। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई कितनी होती है? सेकेंड इनवर्स। इसी के साथ हमारे प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो नॉर्मल डेरिवेशन था वो नॉर्मल डेरिवेशन खत्म होता है। अब चलते हैं हम आगे। इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। हमें देखना है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में किस किस प्रकार के आलेख हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपने जो देखा है उसके अनुसार आपको ये फीलिंग आ रही होगी कि आप अनेक प्रकार के आलेख बेखूबी बना सकते हो, क्योंकि समीकरणें ही इतनी हैं, तो आलेख भी उतनी ही होंगे। तो देखते हैं, हम चलते हैं आलेखीय निरूपण पर। आलेखीय निरूपण में सबसे पहला जो निरूपण किया जाएगा
वो क्या निरूपण किया जाएगा कि मैं ग्राफ बनाता हूँ जो समीकरण थी k1t इज इक्वल टू 2.303 log 10 बेस पे r नोट अपॉन r, ये समीकरण थी। तो यहाँ पर मैं ग्राफ बनाता हूँ, एक ये है और यहाँ पर मैं इसको यदि मॉडिफाई कर दूँ तो t बराबर 2.303 अपॉन k1 log 10 बेस पे r नोट अपॉन r। तो एक सीधी सी समीकरण मिलती है y बराबर m x। यदि मैं x अक्ष पर क्या ले लेता हूँ, यदि मैंने x अक्ष पर ले लिया log 10 बेस पे r नोट अपॉन r, y अक्ष पर ले लिया मैंने t, तो मेरे पास जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, y बराबर mx, मतलब बिल्कुल सीधा, और बिल्कुल सीधा है तो इसकी जो स्लोप है, ढाल है, वो कितनी रहेगी, m 2.303 अपॉन k। पहला कर्व ये बन गया, ठीक। तो पहले कर्व में हमने ये देखा, दूसरा कर्व हम बनाते हैं किसके मध्य, लोग r और t के मध्य। तो अब हम समीकरण जो लिखी हमने प्राचीन समीकरणों पर चलते हैं या यहीं से मॉडिफाई कर लेते हैं। k1t इज इक्वल टू 2.303, इसको हटा दें हम तो यहाँ लोग आ जाएगा, सिंपल हो जाएगा। तो इसको हटा दिया तो लोग ई बेस पे आर नोट माइनस लोग ई बेस पे आर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको भी इधर ले आया तो कितना हो जाएगा, लोग ई बेस पे आर बराबर लोग ई बेस पे आर बराबर k1t को उधर ले गया माइनस का k1t प्लस लोग ई बेस पे आर नोट, तो क्या दिखाई दे रहा है, y बराबर माइनस का mx प्लस c। क्या दिखाई दे रहा है, y बराबर माइनस का mx प्लस c, और जब माइनस mx प्लस c आपको दिखाई दे रहा है तो आपको भलीभांति ये पता चल गया होगा कि ग्राफ कैसा बनेगा। और यदि आप चाहो तो 2.303 को भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, जो ग्राफ है वो किस किस के मध्य, y अक्ष पर लोग e r लेते हैं, x अक्ष पर t लेते हैं, माइनस mx से मतलब ऊपर से नीचे चलेगा तो इसका जो स्लोप होगा, ढाल जो होगा, माइनस m बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का k1, और जो ये c है, ये c कितना है, लोग r, c कितना है, लोग r नोट। तो हमने दो कर्व आपने बनाए, पहला जो कर्व था वो लोग r नोट अपॉन r और t के मध्य था, दूसरा जो कर्व था वो दूसरा कर्व किसके मध्य आपने बनाया है, वो आपको दिखाई दे रहा है, लोग r और t के मध्य बनाया है। दो कर्व हो गए। अगला कर्व चलते हम, एक और कर्व हम बना सकते हैं किसके मध्य, अंतराल समीकरण का जो कर्व है वो। तो अंतराल समीकरण क्या थी, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 2.303, इसी टाइप से थी। तो मैं बढ़ता हूँ आगे। तो अगला जो कर्व है वो है कर्व नंबर 3। चार कर्व हम बनाएंगे। कर्व नंबर 3 जो है वो है थर्ड, इसका है अंतराल समीकरण, जो आज की क्लास में हमने पढ़ी है, क्या लिखी थी, t2 माइनस का t1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k1 log 10 बेस पे क्या लिखा था मैंने, x2 अपॉन x1, सॉरी x1 अपॉन x2, क्या लिखा था, x1 अपॉन x2, मतलब ऊपर x1 नीचे क्या था x2,
इसको करने का तरीका रखिए आप क्या बनाना है, x1 और x2 क्या दिया है वहां पर ये ध्यान रख लेना, दिया कार्बन की सांद्रता है T1 T2 ठीक है। तो यहाँ से मैं देखता हूँ इसको मॉडिफाई कर देते हैं, तो log 10 बेस पे x1 अपॉन x2 सांद्रता के रूप में लिख दो बराबर, ये यही रखा इधर ले गया तो K1 अपॉन 2.303 इनटू कितना हो जाएगा T2 माइनस T1, तो y m x, तो क्या बन गया वापस y बराबर है mx, तो मैं क्या बनाऊंगा कि x अक्ष पर मैंने लिया T2 माइनस T1, y अक्ष पर मैंने लिया log 10 बेस पे x1 अपॉन x2, तो ग्राफ कैसा आएगा बिल्कुल सिंपल, और इसका स्लोप कितना होगा K1 अपॉन 2.3, K1 अपॉन 2.303। इस प्रकार से हमें ग्राफ मिला है। इसके बाद बात करते हैं अपन अर्ध आयु की। किसकी बात करते हैं? अर्ध आयु की। तो प्राचीन क्लास में या लास्ट क्लास में जो आपने पढ़ा था अर्ध आयु, वो अर्ध आयु का सूत्र क्या था? टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K1। मतलब जो अर्ध आयु है वो किसी पर भी निर्भर नहीं करती है, तो हम क्या लिखेंगे? टी हाफ क्या है? नियत। तो मैं क्या लिखता हूँ? अर्ध आयु। तो अर्ध आयु का फॉर्मूला था टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K1। मतलब टी हाफ जो है वो एक क्या है? नियत है, क्योंकि K1 भी क्या है? नियत। तो यदि मैं x अक्ष पर टी हाफ लेता हूँ और y अक्ष पर r लेते हैं, सांद्रता की टर्म्स ले लेते हैं कुछ भी, तो फिर कर्व कैसा आएगा? बिल्कुल सिंपल, क्योंकि सांद्रता में कोई फर्क नहीं पड़ता टी हाफ से। ये हमारे इस प्रकार से जो ये टॉपिक था, इस टॉपिक के 4 कर्व हो गए हैं। इन चारों कर्वों में से एक कर्व जरूर पूछा जाता है। तो इसी के साथ हमारी जो क्लास है उस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। अब चलते हैं कि लास्ट जो एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से, तो उन क्वेश्चनों पर चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं सबसे पहला जो है क्वेश्चन लिखता हूँ मैं 2013 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन आया? क्वेश्चन था 2013 का प्रथम कोटि व शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई लिखिए। हालांकि इस टॉपिक से तो ये है, इस टॉपिक से 2012 से क्वेश्चन आया, 2014 से तो सिंपल आ गए, लेकिन 2012 से जो आए वो थोड़े से हार्ड आए। तो क्या है कि शून्य कोटि व प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई लिखिए। ये मैंने बता दिया, प्रथम कोटि की आज ही निकाली है सेकेंड वन। शून्य कोटि की हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, कितनी आई थी? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये इतनी सीखी निकालनी है आपको। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है 2013 में ही, कब? 2013 में क्या क्वेश्चन आया है कि
अर्ध आयु किसे कहते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि अर्ध आयु किसे कहते हैं। उसके साथ ही इन्होंने पूछा है तथा प्रथम कोटि के वेग समीकरण से अर्ध आयु का सूत्र याद कीजिए। तथा प्रथम कोटि के वेग समीकरण से अर्ध आयु का सूत्र याद कीजिए। मतलब आपके पास जो प्रथम कोटि की वेग समीकरण थी k1 t इज इक्वल टू 2.303 log 10 raised to r0 अपॉन r। इससे आपको क्या निकालना है, इसका उपयोग करना है वो t हाफ बराबर 0.693 अपॉन k1 आपको निकालना है, जो मैं इस लास्ट क्लास में पूरी अच्छे से बता चुका हूँ। और अर्ध आयु की परिभाषा हमने शून्य कोटि अभिक्रिया की जो क्लास पढ़ी थी उसमें पूरी तरह से देखी थी। तो ये थे हमारे 2013 के अंतर्गत इस टॉपिक से क्वेश्चन जो पूछे गए। और क्वेश्चन को देखते हुए आपको यूँ लग रहा होगा कि हाँ 2013 में इस टॉपिक के अलावा किसी और टॉपिक से क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया। अब चलते हैं हम 2014 पर। चलते हैं कहाँ, 2014 पर। तो 2014 में वापस से क्वेश्चन क्या आया है कि किसी अभिक्रिया के अर्ध आयु किसे कहते हैं। मतलब 2014 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद बोला गया है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण से यह स्पष्ट कीजिए कि क्रियाकारकों की जो अर्ध आयु जो है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। मतलब आपको वापस से यहाँ अर्ध आयु का सूत्र निकालना है। और इसमें आपको बताना है क्या इसमें आर नोट आ रहा है क्या नहीं आ रहा, मतलब सिद्ध हो गया। ये था 2014 का क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन वापस से रिपीट हुआ है और रिपीट होना डेफिनेटली है क्योंकि हमने पढ़ाई के लिए ना प्रथम कोटि में पढ़ा क्या है, प्रथम कोटि में यही तो पढ़ा। उसके आगे चलते हैं हम 2014 के बाद 2015 पर। 2015 में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है। तो हमने देख लिया 2012 में भी आया, लेकिन उसे हमने नहीं पढ़ाया अभी। प्रथम कोटि की सक्रियण ऊर्जा, प्रथम कोटि की सक्रियण ऊर्जा से क्वेश्चन आया है। 2013 में जो क्वेश्चन आया वो क्या था, ये था। 2013 में एक क्वेश्चन आया अर्धायु। और 2014 में भी यही क्वेश्चन आया है, सेम टू सेम। मतलब क्वेश्चन का रिपीटेशन हुआ है। अब चलते हैं हम 2015। 2015 में एक छोटा सा न्यूमेरिकल आया है इसी टॉपिक से, उसे देखते हैं हम। तो बात की जाती है 2015 का जो क्वेश्चन है वो सॉल्यूशन करा जाएगा। प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु 10 सेकंड है। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु 10 सेकंड है। तो क्या है, वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। सॉल्यूशन अब देखो, नॉर्मल आपको बोर्ड क्लास में जो सॉल्यूशन देना रहता है वो दिया है, क्या क्या करना है उस पर दिया रहता है। तो हम क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, कोटि कौन सी, प्रथम कोटि की अर्ध आयु। मतलब टी हाफ और सूत्र कितना होता है 0.693 अपॉन K1 कितना दे रखा है 10 से। इसके बाद पूछा है ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, वेग स्थिरांक। मतलब हमें K1 निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, लेकिन 2 नंबर में पूछा
गया है। कैसे है सिंपल कि यहाँ से बी नो दे नहीं जानते तब भी लिखना है। क्या जानते हैं कि प्रथम कोटि की अर्धायु 0.693 अपॉन कितना होता है K1, जो कितना दे रखा है 10 सेकंड। तो मॉडिफाई तो करना है, K1 निकालना है, 10 दे रखा है, 10 को इधर और K1 को इधर लेता हूँ। K1 को जैसे ही तो मैं इस समीकरण से यूं लिख सकता हूँ 10 बराबर 0.693 अपॉन K1। इस K1 को मैं इधर ले गया तो K1 और 10 कहाँ चल गया, इधर चल गया, मतलब पक्षांतरण हो गया 0.693 अपॉन 10 का मतलब एक छोड़ के एक और पॉइंट लगा दो, या फिर दो तरीके हैं, तरीके बहुत सारे हैं, मैंने एक छोड़ के एक और पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगाते ही यहाँ कितना हो जाएगा 0.0693। और प्रथम कोटि के लिए एक नियतांक की इकाई लगाना भूले, वरना आधा नंबर गायब है। केवल की इकाई क्या होती है सेकंड नंबर। तो हमने देखा बहुत ही सिंपल सा 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है तब 2015 में। तो 2012, 2013, 2014 और 2015 तक हमने देखे हैं। 2015 तक प्रथम कोटि से हर साल क्वेश्चन आया है। अब हम चलते हैं 2016 पर। तो 2016 कैसे अछूता रह जाता। 2016 में भी प्रथम कोटि से एक क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्या क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया की एक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कितना है, तो अर्ध आयु की गणना कीजिए। मतलब वापस यही फॉर्मूला लगेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके सामने। 2016 का जो आया है, 2016 में जो प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है कि प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया। अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो राजस्थान बोर्ड के द्वारा पूछे गए। प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया का, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 5 × 10⁻⁻14 सेकेंड इनवर्स है। तो इस अभिक्रिया की अर्ध आयु ज्ञात कीजिए। तो इस अभिक्रिया की अर्ध आयु ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। कोई आंसर आप स्वयं कर सकते हैं। इसे कैसे करूँगा अब मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। आप लोग बहुत भी जानते हो जवाना। तो मैं क्या लिखूँगा, यहाँ हमें क्या दे रखा है, वेग स्थिरांक गिवन है, मतलब K1 5 × 10⁻⁻14 सेकेंड इनवर्स। चूंकि अर्ध आयु का जो सूत्र होता है T हाफ 0.693 अपॉन K1। तो T हाफ बराबर 0.693 अपॉन K1 5 × 10⁻⁻14। कितना लिखना पड़ा हमें, 5 × 10⁻⁻14। सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, T हाफ बराबर, मैं डिवाइड कर देता हूँ 0.5 से करोगे एक बार, 1 बज गया 19, 5 3 15, 4 बज गए 40, 5 8 40, 3 बज गए 5 6 30। डिवाइड आपको आना चाहिए 10⁻14 ऊपर चल जाएगा। ये हमारे आंसर आ गया सेकेंड में। मॉडिफाई कर दो इसको। मॉडिफाई जब आप करोगे, मैंने पॉइंट हटा दिया 1386 बटे 10,000, 4 छोड़ के पॉइंट लगा 10⁻14। तो T हाफ बराबर 1.386 × 10 कितना हो जाएगा
13। कैसे हुआ कि 3 का तो मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया, एक घात यहाँ कम कर दी, हालांकि मुझे डायरेक्ट आ रहा था लेकिन आपको बताना था इसलिए मैंने नहीं किया। तो 2016 का क्वेश्चन आपके सामने है। अब बात करते हैं हम 2017 की। कब की बात की जाती है? 2017 की। तो 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। क्या क्वेश्चन है? 2016 का समझ में आया? 2020 तक के क्वेश्चन हमें करने हैं क्योंकि किसके पेपर भी नहीं हुए हैं। तो 2020 तक के क्वेश्चन में आज आपको बताऊंगा। हालांकि जरूरी नहीं है 2020 तक पूरे आज ही पढ़े, अगली क्लासों में पढ़ सकते हैं। 2017 का क्वेश्चन और देखते हैं। 18, 19 और 20 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उन्हें हम कल ही करेंगे। तो 2017 का क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ लास्ट आज की क्लास में, क्योंकि अभी तो इसके जो क्वेश्चंस हैं प्रथम कोटि के ये हर साल पूछे जाते हैं आरबीएससी और सीबीएसई दोनों में। तो पूरे के पूरे क्वेश्चंस हमें करने हैं। उसके अलावा बुक के पीछे के जो क्वेश्चंस हैं वो हमें करने हैं, क्योंकि ट्यूशन रिस्क नहीं लेंगे। क्योंकि ट्यूशन जब हर साल आ रहा है तो रिस्क किस बात की? 2017 पर चलते हैं। 2017 का जो सिंपल क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि समीकरण, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। समीकरण N2O5 2 लगा हुआ है, तो N2O5 2N2O4 प्लस O2 2N2O4 प्लस O2। अब ये नहीं बोला कौन सी कोटि की है, हेतु यदि अर्ध आयु, हेतु यदि अर्ध आयु, अब आप सबको दिमाग लगाना है यहाँ पर। हेतु यदि अर्ध आयु 6.93 सेकेंड है, कितनी है? 6.93 सेकेंड है, तो दर नियतांक ज्ञात करो। अब भाई हम तो उलझ गए। कैसे उलझ गए? उलझने का तरीका क्या था कि यहाँ तो यही नहीं बोला प्रथम कोटि है या द्वितीय कोटि है या फिर कौन सी कोटि है। अब हमें जब कोटि पता नहीं है तो अर्ध आयु का कौन सा सूत्र रहता है? तो अर्ध आयु का जो सूत्र है वो यदि मैं लिखता हूँ किसके लिए? प्रथम कोटि के लिए। किसके लिए लिखता हूँ मैं? प्रथम कोटि के लिए। तो प्रथम कोटि टी हाफ बराबर कितना होता है? 0.693 अपॉन K1। और यदि मैं लिखता हूँ शून्य कोटि के लिए तो टी हाफ बराबर कितना होता है? कितना होता है? R0 अपॉन 2K1। अब ये देखो कि यहाँ दे क्या रखा है? टी हाफ। पूछा क्या है? दर नियतांक। दर नियतांक पूछा है। अब क्या R0 दे रखा है? नहीं। जब प्रारंभिक सांद्रता नहीं दे रखी मतलब ये तो लगेगा नहीं, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये। तो अभिक्रिया कौन सी कोटि की हुई? प्रथम कोटि की। और वैसे भी हमने जब उदाहरण देखे थे तो हमने देखा था 2N2O5 जब टूटता है 2N2O4 प्लस O2 में, तो इसका जो वेग नियम था वो था केवल N2O5 पावर ए। मतलब ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ये हमने उदाहरणों में देखा था, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। और जब प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो अर्ध आयु टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन K1। तो K1 बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ, और टी हाफ का मान आपको दे रखा है 0.693 अपॉन टी हाफ कितना दे रखा है? 6.93। पॉइंट हटा ऊपर 100, पॉइंट हटा नीचे 1000। 693 से 693 हट गए, बच क्या गया? 100 से ये भी कट गए, क्या बच गया? ओनली K1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 मतलब 0.1। पीछे
की प्रथम कोटि थे, पीछे क्या आ गया सेकेंड मंथ। तो हमने देखा 2012 से 2017 5 साल तक रेगुलर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया गया है, और न्यूमेरिकल जो आया है वो अर्ध आयु से ही आया है, और पूछा भी जो डेरिवेशन गया है वो अर्ध आयु से ही पूछा गया है। तो हमें किसी प्रकार की कोई रिस्क नहीं लेनी और हमें पूरे क्वेश्चन करने हैं, और आज की क्लास में पूरे क्वेश्चन नहीं होंगे। तो अब हम चलते हैं कब, अगली क्लास पर अगले क्वेश्चनों को करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। इंस्पायर क्लासेस के ऑनलाइन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों का क्या हो, फायदा हो, जैसा कि तुम्हारा होगा। धन्यवाद।